जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का पेपर 2। दोस्तों महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास को, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, इसमें आपके पेपर का नाम है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड मिला होगा दोस्तों, उस पर इंग्लिश में लिखा होगा ये प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या तो हिंदी में लिखा होगा लोक प्रशासन के सिद्धांत, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है POL 302, ठीक है। राजनीति शास्त्र का जो सेकेंड पेपर है दोस्तों, उसका पेपर कोड है POL 302 गोरखपुर विश्वविद्यालय का, ठीक है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा कमेंट को। चलिए, इसमें दोस्तों 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है विथ नोट्स, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, नोट्स को चूक मत करिएगा, ठीक है। नोट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है, आइन ए दहसाला भू राजस्व व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू की गई? कृष्णदेव राय के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर जहांगीर के? तो दोस्तों, आइन ए दहसाला भू राजस्व व्यवस्था अकबर के शासनकाल में शुरू की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है, आईने दसाला भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत मुगल शासक अकबर के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने साल 1580 में इस प्रणाली को शुरू किया था, ठीक है। आइन दसाला भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1580 में। किसने शुरुआत किया था? तो मुगल शासक अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। तो इस प्रणाली को दोस्तों लागू किसने किया था, चालू किसने किया था? तो उसके वित्त मंत्री थे अकबर के राजा टोडरमल, इन्होंने, ठीक है, आइन ए दसाला भू राजस्व व्यवस्था को शुरू किया था। इनके माध्यम से हुआ था, ठीक है। राजा टोडरमल के माध्यम से हुआ था। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें पूछा है, एकता प्रणाली व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, इल्तुतमिश था, या फिर फिरोज शाह तुगलक था? तो दोस्तों, एकता प्रणाली व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या भैया आपका? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत में एकता प्रणाली शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान देंगे। लेकिन इल्तुतमिश ने इसे संस्थागत रूप दिया था, ठीक है। अगर दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो मोहम्मद गौरी था, ठीक है। अगर मोहम्मद गौरी ऑप्शन में नहीं देगा दोस्तों, तो ये इल्तुतमिश जरूर देगा। हमारा ऑप्शन में इल्तुतमिश सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर दोनों दे देगा तो क्या करेंगे? तो प्रश्न के हिसाब से हम उत्तर लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछा रहेगा दोस्तों कि भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो उसमें अगर दोनों देगा तो हम क्या लगाएंगे? मोहम्मद गौरी लगाएंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, 1206 ईस्वी, ठीक है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले की थी। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। नोट्स दिया है आपका, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इनका शासनकाल रहा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की कीमत चांदी के टंके के बराबर घोषित की थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांकेतिक मुद्रा के तहत सुल्तान ने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे।
सभी नोट्स को दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों इस क्लास से आपको ढेर सारी जानकारी मिल रही होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, कम से कम एक लोग को तो ज़रूर आप शेयर करिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों आपका पूछा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इस प्रश्न को। किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली? चार्टर अधिनियम 1853, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर चार्टर अधिनियम 1833। तो याद रखेंगे दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, ठीक है, इसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका देखते हैं दोस्तों। अधिनियम 111/872 क्या था? तो दोस्तों अधिनियम 111/872 एक सामाजिक सुधार अधिनियम था, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए अब वो क्या है 111, ध्यान देंगे यहाँ पर। 872 नोट्स में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 111 में प्रावधान है कि जिन पक्षकारों के बीच लेन देन की सद्भावना का मामला है, उनमें से एक पक्षकार अगर सक्रिय विश्वास की स्थिति में है तो लेन देन की सद्भावना साबित करने का भार उसी पक्षकार पर होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे प्यारे भारत के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इस अधिनियम में अब तक कई संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था भैया? 1872 में। तो किसने इस प्रारूप को तैयार किया था? तो सर जेम्स स्टीफन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है इसमें, ध्यान देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 इसमें आपका पूछा है, भारत में प्रशासनिक सेवा जिसे सिविल सर्विसेज कहा जाता है, ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं। भारत में सिविल सेवा के जनक कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। नोट्स है आपका, 1947 से पहले इस सेवा को, भारतीय सिविल सेवा को इम्पीरियल सिविल सर्विसेज ICS के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में IAS है दोस्तों, ठीक है। उस समय यह ICS के नाम से जाना जाता था 1947 से पहले, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। देश के पहले ICS अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उनका जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। सभी पॉइंट को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है, या कई बार पूछ चुका है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है, भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए ये तो मैं 120% गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ये प्रश्न आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 9वां प्रश्न क्या है? कटु शब्द जो पोस्ट कोर्ब है, CO का अर्थ होता है, पोस्ट कोर्ब से प्रश्न आएंगे, ये 100% तय है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। पोस्ट कोर्ब में CO का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है समन्वय, ठीक है, समन्वय होता है CO का मतलब, ठीक है। पोस्ट कोर्ब में CO का अर्थ क्या होता है? समन्वय। तो सर जी ये बताइए कि आप CO का अर्थ बता दिए, तो अब पूरे का अर्थ बताइए। चलिए मैं इसमें दोस्तों जितने भी हैं POSD CORB, इन सभी के अर्थ में बता देता हूँ, इनमें से कोई आपका ज़रूर पूछेगा, ठीक है।
तो मैं नहीं चाहता आपका एक भी उत्तर गलत हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट्स में दिया है दोस्तों, पोस्ट कोर्ब के संस्थापक लूथर गुलिक हैं। देखिए ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि पोस्ट कोर्ब के संस्थापक कौन है। तो पोस्ट कोर्ब के संस्थापक जो है वो लूथर गुलिक हैं, ठीक है। और पोस्ट कोर्ब का विस्तारित रूप क्या है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए पी से होता है प्लानिंग, जिसे नियोजन कहते हैं, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, तो आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि पोस्ट कोर्ब में पी का मतलब क्या है, या पी का अर्थ क्या होता है। तो पी का अर्थ होता है भैया प्लानिंग, जिसे नियोजन कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, यानी कर्मचारी। तो डी का मतलब हो गया आपका डायरेक्टिंग, यानी निर्देशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे से इसे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसमें दोस्तों आपका सी वाला दिया है। सी का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, यानी समन्वय। आर का मतलब हो गया आपका रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन। बी का मतलब हो गया दोस्तों आपका बजटिंग, जिसे बजट कहते हैं, ठीक है। ये 100% आएगा जरूर, इसे याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए पोस्ट कोर्ब से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछता है, याद रखेंगे, हर साल पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका इसमें दिया है, ध्यान देंगे। विधि का शासन के जनक कौन है। विधि के शासन का जनक आपके डायसी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, हमसे कोई प्रश्न गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ताकि बाकी जो स्टूडेंट होते हैं उनका डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हमसे जो भी प्रश्न गलती होता है दोस्तों, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, और इसका जब पेपर हो जाएगा दोस्तों तो टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिएगा, चलिए ठीक है। चलिए इसमें नोट्स बताते हैं आपको। विधि का शासन के जनक कौन हो गए, ये डायसी हो गए, ठीक है। और विधि के शासन के बारे में चलिए जानते हैं कुछ, इसमें क्या हो सकता है विधि का शासन। देखिए यहाँ पर दिया है, नोट्स को ध्यान से पढ़िए। विधि के शासन के सिद्धांत को एबी डायसी ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। डायसी का पूरा नाम क्या है, एबी डायसी, ठीक है। उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह पुस्तक 1885 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो एबी डायसी के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो 1885 में। याद रखिए दोस्तों, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष भी पूछे गए थे, तो याद रखिएगा, ठीक है, 1885 में। दोस्तों याद रखिएगा, जो इसके पहले जो पेपर हुए हैं दूसरे विश्वविद्यालय का, ठीक है, वो पेपर भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब पे मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट को भी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, तो सारे क्लास आप लोग जा कर के देख लीजिएगा अच्छे से। गारंटी है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो लोग दिए होंगे दोस्तों, याद रखिएगा, फर्स्ट पेपर में जो मैंने पढ़ाया था काफ़ी क्वेश्चंस आए होंगे आपके, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपका दोस्तों इसमें पूछा है, प्रथम लघु ब्रुक सम्मेलन आयोजित किया गया था 1968 में, 1967 में, 1969 में या 1960 में। तो दोस्तों क्या है, लघु ब्रुक सम्मेलन, प्रथम लघु ब्रुक सम्मेलन, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1968 में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यह पॉलिटिकल साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। यह हर एग्जाम में पूछता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी पूछेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछेगा आपके एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशंस वेल्थ ऑफ नेशंस नामक जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशंस को प्रकाशित की गई थी। यह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो एडम स्मिथ के द्वारा। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा है,
निम्न में से किसे लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्यपुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है? यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा, ठीक है, काफ़ी बारीकी से, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न है यह कई तरह से पूछता है, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्यपुस्तक है, तो इसमें है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह जो पुस्तक है दोस्तों, यह लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कई पुस्तकें लिखी गई हैं और अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। तो जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं और जितने लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं, मैं सबको इसमें नोट में लिखा हूँ, ठीक है, नोट में लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट्स को मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके सारे डाउट मैं क्लियर करके ही रहूँगा, मैं आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होने दूंगा। चलिए नोट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पूछा है। देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक LD वाइट हैं, ठीक है। यह पुस्तक 1926 में प्रकाशित हुई थी। लोक प्रशासन की यह पहली पाठ्य पुस्तक थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट सर, ठीक है। अगला पॉइंट सर जी बता दीजिए। तो देखिए दूसरे नोट में ध्यान दीजिएगा। ड्वाइट वाल्डो ने 1948 में द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक किताब लिखी थी। दोस्तों देखिए यहाँ पर सेम है कि नहीं? अब आपका उत्तर गलत हो जाएगा, तो गलत नहीं होने देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ क्या है दोस्तों? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है सर। इन दोनों में हमने अंतर देख लिया, अब तीसरा देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसे वुडरो विल्सन ने 1887 में लिखा था। अब तो सर जी ये भी तो सेम लग रहा है। नहीं भैया, यहाँ सेम नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या है? यहाँ पब्लिक लिखा है, ठीक है, द पब्लिक ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें पब्लिक नहीं है, ध्यान देंगे। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अगर पब्लिक नहीं लिखा रहेगा तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वुडरो विल्सन। अगर पब्लिक लिख देगा तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे भैया? ड्वाइट वाल्डो। और याद रखिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछता है या फिर लिखित वर्ष भी पूछता है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नोट है, ठीक है। अगर हमारे समझाने से नहीं समझ में आएगा दोस्तों, आप क्लास को रोक करके पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इत्मीनान से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपका एक भी उत्तर गलत ना हो, नहीं तो मेरा सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, नवीन लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? ये हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नवीन लोक प्रशासन के पिता थे वह आपके ड्वाइट वाल्डो थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, नोट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन और 1968 में मिन्नो बुक सम्मेलन शामिल है। आपके एग्जाम में पूछता है कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब हुआ था, तो दोस्तों जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो 1967 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, ठीक है सर जी। अगला बताइए। तो देखिए, जो मिन्नो बुक सम्मेलन है यह 1968 में हुआ था, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि मिन्नो बुक सम्मेलन कब हुआ था, किस सन में? तो 1968 में। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए 15वां नंबर प्रश्न आपका इसमें क्या है? निम्न में से किस काल को लोक प्रशासन के सिद्धांत का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों इन चारों में से कौन है जिसको लोक प्रशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो 1927 से 1937 तक जो काल था उसे लोक प्रशासन सिद्धांत का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा, 1927 से 1937 तक स्वर्ण काल लोक प्रशासन का। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है। हम लोग काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। 16वां नंबर प्रश्न आपका आ गया है, ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अधिनियम पारित हुआ 1988 में, 1986 में, 1989 में या 1985 में?
पूछ क्या रहा है, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अधिनियम। तो दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित अधिनियम 1985 में पारित हुआ था। ठीक है, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ दिया है नोट्स को ध्यान से पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने साल 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, तो अब आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासनिक अधिकरण दिया गया था। तो संविधान के 323, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण का अधिनियम दिया गया था। किस सन में दिया गया था भैया, तो यह 1985 में दिया गया था। ठीक है सर, चलिए अगला प्रश्न आपका पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 आ गया है आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1986 में, 1989 में, 1990 में या 1992 में। पूछा क्या है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो यह 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पर, नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है नोट, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1 जनवरी 1986 को हुई थी। साल 2008 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन साल 2013 में फिर से इसे खोल दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, साल 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया था। ये भी याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना साल 1971 में हुई थी। यह हिमाचल प्रदेश का न्यायालय है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, इस नोट्स को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिएगा, जो भी नोट्स मैं करा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 दोस्तों आपका इसमें पूछा है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष में पारित किया जाता है, 2010, 2008, 2005 या सन 2000 में। तो दोस्तों राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम आपका सन 2010 में पारित किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नोट्स पढ़ाने का दोस्तों प्रयास करते हैं, नोट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, नोट्स में कई सारे आपको सवाल और उत्तर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नोट को ध्यान दीजिएगा। भारत की संसद ने साल 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत 18 अक्टूबर सन 2010 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। आपके एग्जाम में दोस्तों फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, NGT पूछता है, NGT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब पूछता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर सन 2010 को। सभी पॉइंट को याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 आपका दोस्तों इसमें पूछा है, डायसी के विधि शासन की अवधारणा का अर्थ है विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष क्षमता या फिर विधि की भावना। ठीक है, यानी विधि भावना की प्रबलता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों डायसी के विधि शासन की जो अवधारणा है इनमें से सभी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, विधि की शासन डायसी के अनुसार, तो विधि की सर्वोच्चता है, विधि के समक्ष क्षमता है और विधि भावना की प्रबलता है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा है दोस्तों, भारत के संविधान को अर्थ न्यायिक प्रशासी न्याय निर्णय के रूप में अधिकारों के भावबोध को मान्यता प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 323A एवं अनुच्छेद 323B के अधीन भारत के संविधान को अर्थ न्यायिक प्रशासी न्याय निर्णय के रूप में अधिकारों का भावबोध को मान्यता दी गई है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शून्य आधारित तकनीकी किस देश की
वे मानी जाती हैं। यानी दोस्तों जो शून्य आधारित तकनीकी है किस देश में इसकी मान्यता है, किस देश में मानी जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, USA, ठीक है, याद रखेंगे इसे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए इसमें नोट्स को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको कई प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन से ये प्लस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। शून्य आधारित तकनीक JBB, जीरो बेस्ड टेक्नोलॉजी को अमेरिका का माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में दोस्तों JBB का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, तो याद रखेंगे शून्य आधारित तकनीक या फिर जीरो बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला नोट्स देखेंगे दोस्तों, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के पूर्व खाता प्रबंधक पीटर पायर ने 1960 के दशक में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है JBB की शुरुआत किसने की थी, तो JBB की शुरुआत भैया आपके पीटर पायर ने 1960 के दशक में की थी, याद रखिएगा, ठीक है। 1977 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अपने देश में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नोट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में 1986 में तत्कालीन वित्त मंत्री BP सिंह ने इसे अपनाया था, ठीक है। 1987 से 88 में केंद्र सरकार के कई विभागों ने भी इस तकनीक को अपनाया था। किस तकनीक को, JBB को, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों, दोबारा पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। क्लास को रिवाइज करके दोबारा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 22वां नंबर प्रश्न आपका पूछा है इसमें दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अगर आप वैसे हवा में पढ़ रहे होंगे तो उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। तो कब पढ़ाए हैं अभी, तो 1977 में पढ़ाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित जो बजट है वह 1977 में अपनाया गया था। चलिए उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 23 है आपका, संघीय बजट को अधिनियम आय कहाँ से प्राप्त होती है। जो संघीय बजट है दोस्तों, संघीय बजट अधिनियम है, उसको आय कहाँ से प्राप्त होती, पैसा कहाँ से उसे मिलता है संघीय बजट को, तो इसे कारपोरेट कर से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का। चलिए अगला प्रश्न आपका इसमें क्या है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जेम्स विल्सन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो दोस्तों भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है वह आपको जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान देंगे, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। भारत में बजट व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है, ठीक है सर, याद हो गया। अगला देखिए, विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहला बजट पेश किया था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। कब पेश किया था भैया, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 18 फरवरी 1860 को। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है और पूछता भी है कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था, तो मैंने पढ़ा दिया किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने, ठीक है। तो कब पेश किया था भैया, तो 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए विल्सन का जन्म 3 जून 1805 को आयरलैंड की सीमा पर स्थित हाविक कस्बे में हुआ था। चलिए दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। दोस्तों संविधान में बजट नहीं कहा जाता है, ठीक है, या डायरेक्ट बजट नहीं बोला जाता है। बजट ना बोल करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है, या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। ये दोनों है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये दोनों ए और बी दोनों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों बोला जाता है, याद रखिएगा। दोनों एक ही है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है आपका,
भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या पूछा है? भारत का जो केंद्रीय बजट है और रेलवे बजट है, इसको किस वर्ष में मिला दिया गया था? तो इसे 2016 में मिला दिया गया था। ठीक है, भारत का जो केंद्रीय बजट है और रेलवे बजट है, इसे आपस में मिला दिया गया था पानी और चीनी की तरह। कब मिला दिया भैया? 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी प्रश्न नहीं है यहाँ पर दोस्तों, नोट्स दिया गया। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों नोट्स से आपके कई सारे प्रश्न आएंगे। देखिए, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने की मंजूरी दी थी। ठीक है भैया। इसके बाद 2017 में रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। देखिए क्या क्या हो रहा है। 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने का मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, हो गया सर 21 सितंबर 2016। 2017 में क्या हो गया कि जो रेलवे बजट था, इसे केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया था? 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है आपका। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? क्या पूछ रहा है? भारत में शून्य बेस बजट। ठीक है, शून्य बेस बजट को भारत में पहली बार किस वर्ष में प्रयोग किया गया था? 1984 में, 1987 में, 1985 में या 1989 में? तो दोस्तों 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब क्या होता है सर ये शून्य बेस बजट क्या है? तो इस शून्य बेस अभी मैंने आपको बताया ऊपर, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, हवा में पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे। जेबीबी अभी आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए नोट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या पूछा है नोट को देखिए पहले आप। नोट क्या है? भारत में शून्य बेस बजटिंग जेबीबी का इस्तेमाल पहली बार अप्रैल 1987 में किया गया था। ठीक है, या 1987 से अभी तक किया जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आ गया है। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि 2017 के पहले किस तिथि को पेश किया जाता था। कोई बात नहीं, सब्र करिए, मैं वो भी बताऊंगा। ध्यान दीजिए, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? तो यह आपका 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा 2017 के बाद, याद रखिएगा। तो 2017 के पहले सर कब पेश किया जाता था? कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। साल 2017 से भारत में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, इससे पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था। अब फरवरी का आखिरी दिन कब होता है भैया? तो आपका 28 तारीख होता है या तो 29 तारीख होता है। ठीक है, साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश किया था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 2017 में पहली बार जो बजट था वो किस डेट में पेश किया गया था? तो 1 फरवरी में। किसने पेश किया था भैया? तो हमारे अरुण जेटली जी ने पेश किया था। उस समय हमारे वित्त मंत्री थे 2017 में अरुण जेटली। ठीक है, तब से हर साल 1 फरवरी को 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। अब देखिए, अब प्रेजेंट टाइम का भी आपको पढ़ा देते हैं। देखिए, इस साल अभी 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ठीक है भैया, अगले महीने में। ठीक है, फरवरी में, याद रखिएगा, फरवरी में भैया आपका 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। चलिए अगला आपका प्रश्न देखते हैं क्या है। 29 नंबर प्रश्न है आपका। भारत के इतिहास में पहला बजट कब पेश किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये। तो आपका 7 अप्रैल 1860 को भारत के इतिहास में पहला बजट पेश किया गया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं अपने हिसाब से ही प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, काफ़ी प्रश्न देखने को भी मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर दिए होंगे तो आपको याद होगा दोस्तों कि जो मैंने पढ़ा था कितने प्रश्न आपके आए थे। तो सेकंड पेपर में भी आएंगे ही। ठीक है,
चलिए, भारत के इतिहास में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। चलिए ठीक है भैया, अब इसमें आपको नोट्स को पढ़ाते हैं। चलिए ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़िए। देखिए नोट्स में क्या दिया है। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ठीक है, इसे ब्रिटिश शासन के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक है, अब आपके एग्जाम में दोस्तों पूछेगा कि भारत का जो पहला बजट था, ठीक है, 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने। ठीक है, वहीं स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. षटमुखम चेट्टी ने पेश किया था। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को भैया पेश किया गया था। ठीक है, किसने पेश किया था भैया? तो षटमुखम चेट्टी ने। ठीक है, अगर दोस्तों आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो भी ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसमें जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक माना जाता है। ठीक है भैया, ये तो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया। जेम्स विल्सन द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक भी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जेम्स विल्सन एक पत्रिका प्रकाशित करते थे जिसका नाम था द इकोनॉमिस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं सर, अगला दिखाइए। अगला देखिए भैया, आपका क्या दिया है। देखिए, बता दे कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ये क्या लिखा है? बॉगटी। ठीक है, हमको इंग्लिश सही से आती नहीं है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा ये क्या लिखा है। ठीक है, हुई थी, जिसका अर्थ होता है छोटा बैग। पहले 30 साल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द नहीं था। ठीक है, इसे सन 1900 के बजट में पेश किया गया था। देखिए भैया कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर नोट्स दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये आपके आ सकता है। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी दोस्तों यह आपके इकोनॉमिक्स के अंदर यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? पहले 30 साल बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द नहीं था। तो कब आया भैया? तो सन 1900 के बजट में पेश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा भैया? आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट दोस्तों R.K. षटमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। ठीक है, हवा में मत पढ़िए, ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा भैया? 31 नंबर प्रश्न आ गया आपका, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब से हुई है? ठीक है, देखिए हमारा जो हमारे भारत में दोस्तों साल की शुरुआत कब होती है, ये भी आपके दोस्तों एग्जाम में या फिर कहीं भी पर्सनली भी कोई पूछ लेता है। ठीक है, कि भारत में साल की शुरुआत कब होती है, तो 1 अप्रैल से होती है भैया। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है या फिर कोई भी पूछ लेता है कि भारत में जो बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत दोस्तों ये प्रश्न पूछता है आपका, साल का आखिरी दिन कब होता है? तो साल का आखिरी दिन 31 मार्च को होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस पॉइंट को भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भैया, प्रश्न पे आते हैं आपका, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली वित्त वर्ष की शुरुआत आपकी दोस्तों 1864 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी है, यहाँ गलती हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये 1864 ही है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली वित्त वर्ष की शुरुआत 1864 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नोट्स को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ताकि और बच्चों का गलत ना हो, अगर मुझसे भी गलती होती है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, नोट्स पढ़ाइए आप, तो नोट्स को पढ़िए भैया आप। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यह 12 महीने का अवधि होता है इसका। ठीक है, वित्तीय वर्ष वह साल होता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए
31 नंबर प्रश्न को दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि वह किस सन में हुआ था। ठीक है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि आपका उत्तर गलत हो। मैं नहीं तो मेरा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब बेकार हो जाएगा मेरा। ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए 32वां नंबर प्रश्न है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ क्या पूछा है, जो वार्षिक वित्तीय का जो विवरण है दोस्तों, इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है, तो अनुच्छेद 112 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 का। ठीक है, नोट को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्या दिया है देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण AFS का जिक्र है। अब आपके एग्जाम में AFS भी पूछता है फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। चलिए ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया दोस्तों AFS का फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर दूसरा नोट क्या है, अनुच्छेद 112 के मुताबिक एक साल का केंद्रीय बजट वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 33 है आपका, सरकारी बजट के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं, आय और संपत्ति का पुनः वितरण, या फिर संसाधनों का कुशलतम आवंटन, या फिर आर्थिक स्थिरता, या उपरोक्त सभी। तो पूछा क्या है, पहले ये हम ध्यान देंगे, सरकारी बजट के निम्न में से कौन से उद्देश्य होते हैं, तो भैया सभी उद्देश्य हो जाएंगे आपके। ठीक है, आय और संपत्ति का पुनः वितरण, संसाधनों का कुशलतम आवंटन और आर्थिक स्थिरता। चलिए सर अगला बताइए, अगला देख लीजिए भैया, आपका अगला है, निम्नलिखित में से एक कार्यात्मक संरचना का एक लाभ है। कार्यात्मक संरचना का एक लाभ बताइए, इन चारों में से कौन है भैया, जल्दी से बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो आसान कर्मचारी सीख होता है, यह कार्यात्मक संरचना का एक लाभ होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 35वां नंबर प्रश्न है, एक बात और दोस्तों ये भी जान लीजिए आप, ये जो क्लास है 100 का, ठीक है, इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग नहीं किए हैं भैया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैंने PDF सेंड कर दिया है, या फिर अभी मैं कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके दोस्तों आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज भी कर लीजिएगा, और जो नोट्स हैं वो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी को एक साथ पढ़ते चलिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35वां है भैया आपका, कि आयोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। जो आयोजन होता है उसका अंतिम चरण क्या होता है, तो आयोजन का अंतिम चरण क्या होता है भैया, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों मैंने जितना भी क्लास कराया है सभी को आप पढ़ कर जाइएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पेपर दीजिएगा। फर्स्ट पेपर मुझे उम्मीद है आपका अच्छे से गया होगा। ठीक है, चलिए 36वां नंबर प्रश्न है आपका, अनौपचारिक समूह की संरचना प्रणाली को कहा जाता है। जो अनौपचारिक समूह है भैया उसकी संरचना प्रणाली को क्या कहा जाता है, समूह गतिशीलता कहा जाता है, गोपनीय सूत्र कहा जाता है, विनिमय कहा जाता है, या फिर बातचीत कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो अनौपचारिक समूह की संचार प्रणाली होती है वह गोपनीय सूत्र होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों मैं एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि आपको क्लास दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही 50% लोग ही होते हैं जो दोबारा क्लास को पढ़ पाएंगे, तो इसलिए मैं 2 बार पढ़ाता हूँ, एक ही बार में आपका काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, आपका एक भी भूलने नहीं दूंगा, इस तरह से पढ़ा दूंगा। चलिए 37वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सूट के अंतर्गत नहीं आता है, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालक अधिकारी, या फिर बिक्री प्रबंधन। तो दोस्तों क्या पूछा है, कौन सी सूट के अंतर्गत नहीं आती है, तो दोस्तों जो बिक्री प्रबंधन होता है यह सूट के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य परिचालक अधिकारी, ये क्या भैया, ये सूट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। 38वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है भैया, ग्रहकूना का नाम किसके साथ जुड़ा है। ग्रहकूना क्या भैया, इसका नाम किसके साथ जुड़ा है, तो इसका नाम नियंत्रण की अवधि के साथ जुड़ा है। ठीक है, ग्रहकूना का नाम किसके साथ जुड़ा है, नियंत्रण की अवधि। चलिए
अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है, विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर कार्य करने वाला समन्वय है। जो विभिन्न पदानुक्रम है भैया आपके, ठीक है, विभिन्न पदानुक्रम स्तर है, उस पर कार्य करने वाले समन्वय को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या पूछा भैया, स्वाफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। SWOT स्वाफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, या फिर स्वाफ्ट दृष्टिकोण एक संगठन के निम्न का आंकलन करता है। इन चारों में से कौन सा आकलन करता है? तो ऐसे प्रश्न को देख करके ही आप घबरा जाते होंगे, छोड़कर भाग जाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, सॉफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एस से हो गया भैया आपका स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से क्या हो गया वीकनेस, ओ से क्या हो गया आपका अपॉर्चुनिटी, टी से क्या हो गया प्रेट, ठीक है, याद रखेंगे। सामर्थ्य, कमजोरी, अवसर और खतरा, ठीक है, याद रखेंगे। 40 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला आपका दिखाते हैं, 41 नंबर प्रश्न आपका है कि तुलनात्मक राजनीति की विशेषता बतानी है। तुलनात्मक राजनीति की व्यवस्था अतुलनात्मक अध्ययन होता है या फिर वर्णनात्मक अध्ययन होता है? तो दोस्तों ये दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 42वां नंबर आपका प्रश्न पूछा है कि मौलिक अधिकारों का महत्व है। व्यक्तित्व की अधिकार होता है, संपत्ति का भी अधिकार होता है, ठीक है, व्यक्ति का अधिकार भी होता है, पर्सनल मतलब, ठीक है। तो ये चारों ये तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 43वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? दोस्तों जो दूसरे कॉलेज में एग्जाम हुआ था, यह प्रश्न आपका पूछा था कि हेनरी फेयोल के प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। तो इन्होंने दोस्तों 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है आपका, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे टेरी टेलर, हेनरी फेयोल या इनमें से सभी? तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रशासनिक प्रबंध के जो प्रस्तुतकर्ता थे वह हेनरी फेयोल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सर आगे पढ़ाइए। अगला है आपका, अगला प्रश्न है, देखिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? यह पुस्तक किससे संबंधित है भैया आपका? तो यह पुस्तक आपका हेनरी फेयोल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 का। चलिए अगला प्रश्न आपका दोस्तों इसमें पूछा है, 46 नंबर प्रश्न है, फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक कब प्रकाशित की? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ा है दोस्तों कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेनरी फेयोल है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो यह पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई थी 1916 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक प्रकाशित हुई थी। चलिए एक प्रश्न और इसमें दिया है आपका कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को ठीक नहीं कर सकता है? तो दोस्तों यह आपके मैक्स वेबर ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा है, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो अनौपचारिक संगठन की जो अवधारणा है दोस्तों, यह आपके चेस्टर बर्नार्ड जी ने प्रतिपादित की है, ठीक है। क्या पूछा है, अनौपचारिक संगठन, याद रखिएगा, अनौपचारिक संगठन चेस्टर बर्नार्ड। चलिए प्रश्न नंबर 50 है आपका, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक एवं जनक FW टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया है या फिर प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है? तो सावधानी पूर्वक अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकें और सामान्यीकरण, ये तीनों हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसने संगठन की 4 भिन्न अवधारणाओं को 4 Ps का नाम
दिया है? तो यह दिया है आपके लूथर गुलिक ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि 4PS का सिद्धांत किसने दिया है? तो 4PS का जो सिद्धांत है वह लूथर गुलिक ने दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम सुसंगत सिद्धांत समझा जाता है? मानव संबंध सिद्धांत को, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को, व्यवस्था सिद्धांत को, या फिर नौकरशाही सिद्धांत को? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रथम सुसंगत सिद्धांत है, ठीक है, क्या है? प्रथम सुसंगत सिद्धांत, यह आपका मानव संबंध सिद्धांत को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या है भैया आपका? 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा करना, नियंत्रण करना, जन कल्याण, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा करना, नियंत्रण करना और जन कल्याण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 54 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या है इसमें, लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है। जो लोक प्रशासन की उपस्थिति है भैया वह दर्ज होती है एक विषय के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में, या दोनों के रूप में? तो दोस्तों जो लोक प्रशासन की उपस्थिति है वह एक विषय के रूप में भी दर्ज होती है और एक प्रक्रिया के रूप में भी इसकी उपस्थिति दर्ज होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 55 आपका दिया दोस्तों, हायरार्की का तात्पर्य है। हायरार्की का तात्पर्य किससे है? तो निम्नतर पर उच्चतर का शासन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नोट को दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए, हायरार्की का मतलब क्या होता है समझ जाइए आप। हायरार्की शब्द ग्रीक शब्द हायरोस यानी पवित्र और आर्किक नियम या आदेश से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया है, निम्नतर पर उच्चतर का शासन। ठीक है, हायरार्की का तात्पर्य होता है या फिर मतलब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 56 आपका इसमें पूछा है, लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है जनता से, व्यक्ति से, समुदाय से, या फिर सरकार से? तो दोस्तों लोक प्रशासन में जो लोक शब्द है वह आपका सरकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर में, नई दिल्ली में, जयपुर, या फिर मुंबई में? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 58 नंबर है, लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यह पुस्तक है, ठीक है, लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वुडरो विल्सन, साइमन, एल.डी. वाइट, या फिर लूथर गुलिक? तो दोस्तों एल.डी. वाइट है। ठीक है, एल.डी. वाइट की पुस्तक है लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59 आपका क्या दिया है, लोक प्रबंध का पहला चरण कब से कब तक है? लोक प्रबंध का, ठीक है, क्या पूछा है, लोक प्रबंध का पहला चरण? तो लोक प्रबंध का पहला चरण जो है 1887 से 1926 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखिएगा, लोक प्रबंध का पहला चरण 1887 से 1926 तक। चलिए ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या होता है? राजनीतिक संदर्भ का, तकनीक का, कार्य का, या फिर अर्थव्यवस्था का? तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर होता है वह राजनीतिक संदर्भ का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 आपका पूछा है, कर्मचारी अपने आपके लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इस देखे गए नियम को क्या कहते हैं? तो इस देखे गए नियम को पार्किंसन की विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, कर्मचारी अपने आप के लिए कार्य बढ़ा लेते हैं, इस देखे गए नियम को पार्किंसन विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 62 है आपका, वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को सर्वप्रथम बनाने वाला था?
वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द को जो वैज्ञानिक व्यवस्था है दोस्तों, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने बनाया था? टेलर ने, ब्रैंडीन ने, विल्सन ने या फिर व्हाइट ने? तो दोस्तों वैज्ञानिक व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम बनाने वाला व्यक्ति टेलर था। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे। लोक प्रशासन का अर्थ है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है भैया? तो सरकारी कारोबार का वास्तविक प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 आपका पूछा है, लूथर गुलिख के अनुसार लोक प्रशासन केवल इस शाखा से आलिंगन करती है। इन चारों में से कौन सी शाखा है दोस्तों जिससे लूथर गुलिख की शाखा आलिंगन करती है? विधानमंडल से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से या फिर प्रशासन से? तो दोस्तों जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका से लूथर गुलिख के अनुसार, ठीक है, प्रशासन केवल शाखा आलिंगन करती है। ठीक है, कार्यपालिका से। याद रखेंगे लूथर गुलिख का। 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 65 है आपका, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के पतन का कारण होगा। यह परिभाषा संबंधित है, यह परिभाषा डोनहम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। 66 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नागरिक संशोधन कानून 2019 कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019, 5 दिसंबर 2019 या फिर 10 दिसंबर 2019 या फिर 20 दिसंबर 2019? तो याद रखिएगा, इनमें कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से इस प्रश्न को देखना पड़ेगा। पूछा क्या है, नागरिक संशोधन कानून 2019 कब पारित किया गया था? तो ये तो भैया 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो अब इसमें बारीकी से देखने वाली क्या चीज़ है, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम जिसे CAA कहते हैं, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद ने पारित किया था। ठीक है भैया, तो लोकसभा ने इसे 10 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। ठीक है भैया, अब 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। ठीक है, 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हो गया। ठीक है, इन सभी पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक से, बहुत बारीकी से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट को। ठीक है, इनमें से कोई भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ लेगा और पूछता भी है तो ध्यान से पढ़िएगा इसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 67 आपका पूछा है दोस्तों, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? कैसे परिभाषित किया भैया? यह क्रियोन्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है। तो यह दोस्तों आपके एडवर्ड विडनर ने परिभाषित किया था। एडवर्ड विडनर ने दोस्तों विकास प्रशासन को कहा था कि यह एक क्रियोन्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आपका क्या है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें है। ठीक है, F.A. निग्रो ने इसे विभाजित किया है। चलिए 69 नंबर आपका प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी रचना है? तो यह साइमन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, ये आता है इसलिए मैंने इसे कवर किया है, हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर साइमन की रचना भैया, याद रखेंगे। चलिए सर अगला पढ़ाइए। तो अगला देखिए भैया, आपका 70 नंबर प्रश्न है, विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्त और साक्ष्य पर आधारित है। यह कथन है, यह कथन किसका है? हक्सले का, साइमन का, रॉबर्ट डहल का या फिर वुडरो विल्सन का? तो दोस्तों याद रखेंगे यह कथन है हक्सले का। ठीक है, हक्सले ने क्या कहा था भैया? इन्होंने कहा था कि विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। 71 नंबर प्रश्न है आपका, प्रशासी विधि की एक शाखा है सार्वजनिक विधि, नैसर्गिक विधि,
सांविधिक विधि या फिर सुई विधि। तो दोस्तों जो प्रशासी विधि है उसकी जो एक शाखा है यह नैसर्गिक विधि की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 72 नंबर है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 का। चलिए सर अगला दिखाइए। तो अगला देखिए आपका क्या दिया है। 73 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम को वर्ष में पारित किया जाता है। इसे मैंने पहले ही पढ़ा दिया है 2010 में। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा है। प्रत्यायोजित विधान होता है कार्यपालिका विधान का, न्यायिक विधान का, विधायी विधान का या फिर अर्ध न्यायिक विधान का। तो दोस्तों जो प्रत्यायोजित विधान होता है यह आपका कार्यपालिका विधान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नोट्स को दोस्तों ध्यान से पढ़ लेंगे। कार्यपालिका विधान क्या होता है ध्यान देंगे। जब कानून बनाने का काम विधायिका के अलावा सरकारी निकायों को सौंप दिया जाता है तो बनाए गए कानून को प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। उम्मीद है आपको आया होगा समझ में। ठीक है, नहीं आता है समझ में तो वीडियो को रोक करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न आपका पूछा है कि प्राचीन भारत में प्रशासनिक विधि का मुख्य आधार क्या था भैया? प्राचीन भारत में प्रशासनिक विधि का मुख्य आधार क्या था? धर्म का सिद्धांत था, राजा का समादेश था, महर्षियों का उपदेश था या फिर उपरोक्त सभी था। तो दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है आपको सब लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। क्या है? प्राचीन भारत में प्रशासनिक विधि का मुख्य आधार धर्म का सिद्धांत होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों आपको लगेगा कि पूरा है लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक प्रश्न और आपके एग्जाम में आता है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, इस टाइप के प्रश्न को दोस्तों 99% बच्चे क्या होते हैं सी वाला लगा देते हैं कि ये दोनों सही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी ए वाला सही होता है, कभी कभी बी वाला भी सही होता है। ठीक है, मैंने इसके पहले जो क्लास कराया है कई क्लास में मैंने आपको इस तरह के प्रश्न भी कराए हैं, आपको अच्छे से समझाए भी हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सर, प्रश्न पढ़ाइए। प्रश्न नंबर 76 है आपका। लोक प्रशासन कहाँ और कैसे से संबंधित है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है आपका डिमार्क का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। डिमार्क ने क्या कहा था भैया? तो डिमार्क ने कहा था कि लोक प्रशासन कहाँ और कैसे से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 77 आपका पूछा है दोस्तों। भारतीय लोक प्रशासन कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक प्रशासन आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सर इसमें कुछ बता दीजिए भारतीय लोक प्रशासन के बारे में। चलिए बताते हैं आपको भारतीय लोक प्रशासन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पहले नंबर इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीय लोक प्रशासन की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दूसरे नंबर पे आता है आपका, ये पूछता है कि लोक प्रशासन का जो ठीक है भारतीय लोक प्रशासन जो है इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। ठीक है, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। यहाँ मैंने कुछ बुक्स लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बुक क्या है देखिए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यह पुस्तक किसकी है भैया? गुडनाउ की है। ठीक है, फ्रैंक गुडनाउ। दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साइमन की है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 78 आपका क्या पूछा भैया? नवीन लोक प्रशासन का नारा क्या था? नवीन लोक प्रशासन का नारा था आपका नैतिकता, प्रतिबद्धता व सामाजिक उपयोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन का नारा क्या था भैया? नैतिकता, प्रतिबद्धता व सामाजिक उपयोगिता। प्रश्न नंबर 79 पूछा है दोस्तों। निम्न में से क्या एक नव लोक प्रशासन की विशेषता है? इन चारों में से बताना है आपको कि इन चारों में से कौन एक नवलोकन प्रशासन की विशेषता है। लचीला प्रशासनिक ढांचा,
ग्राहक केंद्रीय प्रशासन पर बल, या फिर विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यक्ष योजना पर बल, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक नवलोकन प्रशासन की विशेषता है, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, लगभग 95% दोस्तों ऐसे प्रश्न उपरोक्त सभी वाले सही होते हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है प्रश्न तो उपरोक्त सभी पर लगा देंगे, तो 95% आपका चांस रहता है कि वह प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न नंबर 80 आपका है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है भैया? क्षमता के प्रति उन्मुखता, लोकतांत्रिक उन्मुखता और जन भागीदारी। ये तीनों क्या है भैया? ये आपकी क्या है? नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। दोस्तों नवीन लोक प्रशासन की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं मैंने सब यहाँ नोट्स में लिखा है, तो मैं नोट्स पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जा रहा है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, या तो क्लास को आप रोक करके यहाँ ध्यान से पढ़िए। देखिए नवीन लोक प्रशासन की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे दोस्तों, तो जो ऊपर मैंने प्रश्न पढ़ाया है तभी आप उस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ना आपको अनिवार्य है। चलिए कोई बात नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा आप, या तो रोक करके पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, ध्यान देंगे। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सम्मेलन था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन, वाशिंगटन सम्मेलन, या बांगडंग सम्मेलन। तो दोस्तों नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से सबसे जो महत्वपूर्ण सम्मेलन था वह आपका फिलाडेल्फिया सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मैंने पढ़ाया भी है कि आपकी फिलाडेल्फिया सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो एक बार और पढ़ा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए फिलाडेल्फिया सम्मेलन दोस्तों 1967 में हुआ था, और मिन्नो सम्मेलन 1968 में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए ठीक है सर, याद हो गया। प्रश्न नंबर 82 आपका क्या है? सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1990 में, 1985 में, 1989 में, या 1992 में? तो दोस्तों जो सुशासन शब्द का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया गया था यह 1992 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर प्रश्न आपका क्या है? सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस संस्थान द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सुशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 84 आपका दिया है दोस्तों, राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत कब की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय ई शासन की योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी। ठीक है सर, 2006 याद हो गया। ये 18 मई क्या लिखे हैं? तो भैया 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपके डेट भी दे देता है। ठीक है, तो डेट याद रखेंगे 18 मई। ठीक है, क्या दे देगा आपका? 15 दे देगा, 16 दे देगा, 17 दे देगा और 18 दे देगा। तो जब आपको डेट याद नहीं होगा तो यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो डेट क्या भैया 18 है, तो हमारा 18 मई 2006 राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत। चलिए 85 नंबर प्रश्न है आपका, गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या होता है भैया आपका? तो पहले ये जान लीजिए इनमें से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो इन तीनों में से किसी में भी नहीं किया जाता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है भैया? तो चलिए नोट्स को आपको पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या दिया है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स CGGI को सिंगापुर स्थित चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस CIG जारी करता है। ठीक है सर, यह एक निजी गैर लाभकारी संगठन है। यह इंडेक्स दुनिया के अलग अलग देशों की राष्ट्रीय सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापता है। साल 2022 के चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 104 देशों की सूची में 52वें स्थान पर था।
ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह आपको हेल्प करेगा, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों कितने लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरे हैं। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है आपका, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में राज्यों को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो दोस्तों गुड गवर्नेंस इंडेक्स में राज्यों को दोस्तों कितने श्रेणी में बांटा गया है भैया, तो यह आपका 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों वह 4 श्रेणियां कौन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को 4 राज्यों में बांट दिया गया है, तो वह दोस्तों जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वह चारों कौन कौन से है। तो कोई बात नहीं, चलिए बता देते हैं आपको वो कौन है। देखिए नोट को ध्यान से पढ़िएगा, सुशासन सूचकांक GGI 2020-21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। कौन कौन से भैया, अन्य राज्य समूह ए, अन्य राज्य समूह बी, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इन चारों में बांटा गया था, सभी पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 आपका पूछा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण का समयावधि है। दोस्तों इसके पहले जो एग्जाम हुआ था दूसरे विश्वविद्यालय में, उसमें तीसरा चरण पूछा था, तो मैंने तीसरा यहाँ लिखा नहीं, चौथा लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि अगर अगले एग्जाम में पूछ ले कि चौथा चरण का समयावधि क्या है तो आपको याद ही नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, 1948 से 1970 तक लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण का समयावधि था। तो सर जी आप चौथा बता दिए, तीसरा तो बताए ही नहीं, ना पहला बताएं, तो कोई बात नहीं। देखिए इसमें कुल 5 चरण थे। ठीक है, 5 चरण थे और मैंने पाँचों को लिखा है, और पाँचों में से कोई एक पूछेगा तो याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए नोट को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्रथम चरण 1887 से 1926 तक था। ठीक है, दूसरा चरण 1927 से 1937 तक था, तीसरा चरण 1938 से 1947 तक था, चौथा चरण 1948 से 1970 तक था, और जो पांचवा चरण है दोस्तों 1971 से प्रेजेंट टाइम तक है। ठीक है, 2024 तक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सभी इसे नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 आपका पूछा है दोस्तों, सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रथम चरण को, द्वितीय चरण को, तृतीय चरण को या पंचम चरण को। दोस्तों जो सिद्धांतों का स्वर्ण काल है यह आपका द्वितीय चरण को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 89 आपका है, प्रशासन के सिद्धांत को मिथक और नीति वचन के रूप में किसने खारिज किया। हर्बर्ट साइमन ने, स्थिर सफेद ने, इनका नाम ही हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गया हो, WF बिलोबी ने, या फिर चेस्टर बर्नार्ड ने। तो इसमें पूछा क्या है पहले वो देखेंगे। इसमें पूछा है प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक और नीति वचन के रूप में किसने खारिज किया है, तो हर्बर्ट साइमन ने खारिज कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 आपका पूछा है दोस्तों, तीसरी दुनिया के प्रशासन को विकास प्रशासन में जोड़ने वाला विचारक कौन है। तो कौन है भैया ये आपके, तो फ्रैंक W रिक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरी दुनिया के प्रशासन को विकास प्रशासन में किसने जोड़ा था भैया, तो फ्रैंक W रिक्स ने। चलिए 91 नंबर आपका प्रश्न है, किसने विकास प्रशासन पर प्रशासन नियोजित परिवर्तन के रूप में टिप्पणी की थी। तो किसने की थी भैया, तो यह आपके किए थे एडवर्ड विडनर ने। ठीक है, एडवर्ड विडनर ने क्या कहा था भैया, किस पर यह टिप्पणी किए थे, प्रशासनिक नियोजन परिवर्तन पर। ठीक है, चलिए 92 नंबर प्रश्न है आपका, विकास प्रशासन के इतिहास में CAG दर्शाता है। विकास प्रशासन के इतिहास में दोस्तों CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक दर्शाता है। चलिए 93 नंबर प्रश्न है आपका, प्रिज्मीय मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया। जॉन गनेल, फ्रैंक W रिक्स, JN खोसला या फिर FW टायलर। तो दोस्तों याद रखेंगे जो इसमें 93 नंबर प्रश्न है, प्रिज्मीय मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो प्रिज्मीय मॉडल फ्रैंक W रिक्स के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं आपका 94 नंबर प्रश्न क्या है। 94 नंबर पूछा है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था के साथ पूंजीवाद की पहचान किसने की। पूछा क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था के साथ पूंजीवाद की जो पहचान है भैया वह डेविड रिकार्डो ने की थी। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की पहचान की थी, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, डीपीसी का अर्थ है। तो डीपीसी का अर्थ क्या हो गया भैया आपका, डीपीसी का अर्थ होता है जिला योजना समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 96 आपका दिया है, किस ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने इस प्रावधान रखा कि आईसीएस के लिए खुली प्रतिस्पर्धा हो सकती है। किस ब्रिटिश इंडिया अधिनियम ने दोस्तों कि प्रावधान रखा था कि जो आईसीएस एग्ज़ाम होता था, ठीक है, आईसीएस, ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया दोस्तों, आईएस जो आईसीएस है इस समय उसे आईएएस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आईसीएस के नाम से पहले जाना जाता था। तो दोस्तों किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान रखा गया था कि यह खुली में प्रतिस्पर्धा हो सकती है। तो दोस्तों जो 1853 का चार्टर अधिनियम था, ठीक है, इसके तहत प्रावधान रखा गया कि जो आईसीएस की परीक्षा है यह खुली प्रतिस्पर्धा हो सकती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। 97 नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था। तो दोस्तों यह कौन था, तो फिरोज तुगलक था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक इनका शासन रहा, फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, याद हो गया सर। अगला बताइए, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पहला जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है भैया, क्या है इसमें आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जजिया कर लगाने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था वह कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था वो कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है आपका उत्तर अब गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका क्या है, 1564 में तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने जजिया को 1579 में ख़त्म कर दिया। बहुत अच्छा। ठीक है, 1564 में भैया तीसरे मुगल सम्राट ने क्या किया, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर। यह प्रश्न आपका पूछता है किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त किया था, तो अकबर ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, कब किया था भैया, तो 1579 में। चलिए अगला आपका क्या है, 98 नंबर प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी। तो बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ की थी भैया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, या फिर गयासुद्दीन ने। तो दोस्तों बाजार विनिमय की जो प्रणाली है वह आपका अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न आपका क्या है, किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। यहाँ भी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न आपका आएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा, आपका मैं उत्तर ही नहीं गलत होने दूंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 99 नंबर प्रश्न क्या है, किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कार्नवालिस ने, हॉर्ड मैगजी ने, या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लॉर्ड कार्नवालिस थे, ठीक है, इन्होंने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की थी। तो अगला नोट्स क्या है, अगला नोट है, ध्यान दीजिए, अंग्रेज हॉर्ड मैगजी ने 1822 में बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में महलबारी प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है सर, पता हो गया। अगला बताइए, देखिए बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे आगरा के और अवध में भी लोकप्रिय बनाया था। तो इसमें पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट है इसमें आपका दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत में भू राजस्व महलबारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। ठीक है, अब पूछता है कि किस सन में की थी, तो 1833 में।
अब दोनों में अंतर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, बंगाल में दोस्तों महालवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी, तो होल्ट मैकेंजी ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1822 में। यहाँ क्या दिया है, भारत में भू राजस्व महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी, कब, 1833 में। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। 1वां नंबर प्रश्न है, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का उपयोग किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या फिर लॉर्ड बेलेजी के द्वारा। तो दोस्तों सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का जो उपयोग है यह आपका लॉर्ड बेलेजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नोट्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। नोट्स में क्या दिया है, देखिए नोट्स में लिखा है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया था, ठीक है सर। अगला बताइए, देखिए अगला देखिए, यह एक अहस्तक्षेप नीति थी। इसे 1798 में लॉर्ड बेलेजी ने तैयार किया था, ठीक है सर। उन्होंने करीब 100 संधियों पर हस्ताक्षर किए जिनसे नवाब और निजाम उनके सहयोगी बन गया, ठीक है दोस्तों। आपके 100% कंप्लीट हो गए 100 क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर अच्छा गया होगा, ठीक है। सेकंड पेपर में भी आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। जो पेपर मैंने कराया दूसरे विश्वविद्यालय का सेकंड पेपर का, वो भी आप लोग देख करके जाइएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस प्रश्न पत्र से आपके कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।